कल हम लोग फर्स्ट पार्ट में चार्ज से संबंधित अध्ययन किए थे। उन्हीं से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल की आज शुरुआत कर लेते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल इस प्रकार से आ सकता है परीक्षा में, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आपके 11th इसमें 12th के बोर्ड एग्जाम हो, कि एक चालक पर 50 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। एक चालक पर 50 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। ठीक है, तो हल कैसे करेंगे? ये आवेश के क्वांटीकरण से संबंधित क्वेश्चन है। दिया क्या है आपको? आपको दिया है चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 50, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n बराबर 50। और हम मानते हैं कि माना चालक पर जो आवेश है, चालक पर आवेश की मात्रा Q है, तब आवेश के क्वांटीकरण से Q बराबर क्या होता है? Ne से Q बराबर हो जाएगा 50 गुणे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है? आप पढ़े हैं 1.67 होती है। अपन इसमें यूज करने के लिए 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा, इसका यदि गुणा करते हैं तो Q बराबर 16 पंचे 80, 16 शून्य शून्य पहले रहेगा, गुणे 10 की पावर, इसको पहले देखिएगा बता दूं, 16 शून्य शून्य, 16 पंचे 80, एक अंक बाद दशमलव और 10 की पावर -19 बराबर ये हो गया। दशमलव के बाद जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो 80 गुणे 10 की पावर -19, इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणे 10 की पावर -19 बराबर हो जाएगा 8 गुणे ये 10 की पावर है, तो 10 की पावर -19 बराबर कितना हो गया? 10 की पावर -18 कूलाम यानी C। तो कितनी हो गई आवेश की मात्रा? 8 गुणे 10 की पावर -18 कूलाम। ये इतना आवेश होगा उस चालक पर। अब उसके बाद क्या पूछा है कि आवेश की प्रकृति बताइए। आवेश की प्रकृति के लिए मैंने कल आपको पढ़ाया वीडियो में फर्स्ट पार्ट में कि यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, प्रश्न में अधिकता दिया है, यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो चालक पर जो आवेश होगा वो ऋणावेश होगा, और यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो कैसा आवेश होगा? धनावेश होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो हम लिख देंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद देखिएगा, यहां आप क्या लिख देंगे? लिखिएगा, इसके बाद लिखिएगा चूंकि चालक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है अतः चालक पर ऋणावेश होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका इसका आंसर। इसके बाद यदि इस प्रश्न की जगह जो दिया है कि 50 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यदि उसके स्थान पर यह पूछ ले कि 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही हो, चालक में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही हो? कमी हो रही हो, तो प्रश्न इसका आंसर इसी तरह लगेगा। सिर्फ लास्ट में जो हमने लिखा है उत्तर इतना ही आएगा। लास्ट में हमने जो लिखा है कि चूंकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो वहां पर लिख देंगे चूंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है अतः चालक में धनावेश होगा। तो इस तरह आपकी न्यूमेरिकल, चाहे इलेक्ट्रॉनों की कमी का आए चाहे अधिकता का आए, ये आपसे बन जाएगी। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है आपका आज का कूलाम के व्युत्क्रम। प्रश्न लिख लीजिए, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखिए। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। इसको परिभाषित कीजिए, एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। तो देखिएगा कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या हुआ था? 1785 में माना जाता है कि 1785 में चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम, इनका सीए कूलाम नाम था, तो चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करने से। आकर्षण और प्रतिकर्षण क्यों आया? कि यदि दो सजातीय आवेश हैं यानी टू लाइक चार्ज हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा। दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, और यदि टू अनलाइक चार्ज हैं, विजातीय आवेश हैं, तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। इन्हीं दोनों बलों का मान ज्ञात करने के लिए कूलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया।
जिसे कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। ठीक है ना। इस नियम के अनुसार शुरुआत हम कहां से करेंगे उत्तर की, सीधे से, हमको पूरा उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, उसके नियम में जाते हैं, सारगर्भित तथ्यों में, कि इस नियम के अनुसार लिखिएगा, इस नियम के अनुसार अनुसार के बाद कामा लगाएंगे, लिखने का तरीका सीखिए, अनुसार के बाद कामा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। अब यहां नहीं लिख रहा मैं क्या, कर्षण प्रत्यावर्तन, सीधे से आप लिख सकते हो इतना वर्क, लगने वाला बल, डैश लगा के नंबर 1, उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए कि ये बल लिखा है यहाँ पे, इसके बाद आप डैश लगा देंगे नंबर 1, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, उसी को समानुपाती कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अनुक्रमानुपाती होता है। ये पहला दिया इन्होंने। नंबर दूसरा दिया, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, के बाद आप पूर्ण विराम, डबल इन्वर्टेड का माइनस क्लोज। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप लिखिएगा, ये आपका नियम हो गया। इसका गणितीय लिखते हैं, गणितीय भाग लिखते हैं आगे। इसका गणितीय भाग क्या है देखिएगा, हमने दो चार्ज लिया, बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज, इसको ए नाम दिए, दूसरे को हमने क्या नाम दिया, बी नाम दिया, इन दोनों को यहां पे मिला दिए। ठीक है, एक को हमने -Q1 लिया, एक को हमने +Q2 लिया। यहां पर ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, यहां पर मान लो हमने दोनों को माना कि समान परिमाण का बल लग रहा है दोनों में। ठीक है ना, ये इनके बीच की दूरी क्या हो गई, r हो गई। चित्र का नाम लिखिए कि कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, व्युत्क्रम वर्ग का नियम। अब देखिए हम लिखते हैं कि माना उपर्युक्त चित्र में दो बिंदु आवेश -Q1 और, या -Q1 लिख सकते हैं, पर Q1 Q2 रहेगा तो ठीक रहेगा, -Q1 और +Q2 एक दूसरे से या r दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है तथा इनके बीच लगने वाला बल, इनके बीच F बल लगता है, तब कूलाम के नियम से क्या होता है, कूलाम के नियम से नंबर 1 क्या बताया आपको, पहला है कि दोनों आवेशों के परिमाण का मतलब कि उनका चिन्ह छोड़कर सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड मान बल लेते हैं, संख्यात्मक मान। तो पहला नंबर है कि यह बल अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती है
दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल यानी Q1 इंटू Q2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है ना। ये जो बल है इसकी दिशा कहां की ओर होती है, तो आपको बता दूं कि कूलाम बल की दिशा दोनों आवेशों के, ये जो दो आवेश हैं इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। जो रेखा इनको मिलाती है उसी रेखा के अनुदिश केंद्र की ओर लगता है। कहां की ओर लगता है? केंद्र की ओर लगता है, सेंटर की ओर लगता है। यहां पर एक प्रश्न और उठना चाहिए कि ये इस डायरेक्शन में जब और किसी एक आवेश की ओर होता है जैसे, तो यदि इस डायरेक्शन में यहां शर्त ये रहती है कि -Q1 और +Q2, अर्थात आवेश की प्रकृति पर डिपेंड करता है। यदि टू लाइक चार्ज हैं, यानी ये भी +Q1 और ये भी +Q2, या ये -Q1 ये भी -Q2, तो इनकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाती है, ये इसको इस तरफ हो जाती है और इसकी इस तरफ हो जाती है, बाहर की ओर दोनों में। ठीक है ना। और यदि टू अनलाइक चार्ज है, विजातीय आवेश है, तो इनकी जो डायरेक्शन होती है वो इस डायरेक्शन में होती है। ठीक ना। यदि यहाँ -Q1 +Q2 या +Q1 -Q2, तो वो इस डायरेक्शन में लगता। और यदि ये दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस होते तो इनकी डायरेक्शन यहाँ ना होकर इनकी डायरेक्शन यहाँ होती और इसकी डायरेक्शन यहाँ होती। ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया कि कूलाम बल जो होता है वो दोनों आवेशों में मिलाने वाली रेखा के अनुदिश और केंद्र की ओर, यानी उनके केंद्र की ओर, रेखा के अनुदिश केंद्र की ओर लगता है। इसलिए कूलाम बल कैसा बल हो गया? संरक्षी बल हो, सॉरी केंद्रीय बल हो गया। संरक्षी बल कैसे होता है? ये बल संरक्षी बल भी होता है क्योंकि इस बल का मान इनके मार्ग पर निर्भर नहीं करता, इनके मार्ग पर निर्भर नहीं करता, इसलिए इस बल को संरक्षी बल कहते हैं। तो कूलाम बल कैसा हो गया? केंद्रीय बल हो गया। और कूलाम बल कैसा हो गया? संरक्षी बल हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करने लायक है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कूलाम बल है तो कूलाम बल कैसा है? केंद्रीय बल है। कूलाम बल कैसा है? संरक्षी बल है। ठीक है, ये हो गया आपका। इसमें ये ध्यान और देना है कि ये किसी भिन्न भिन्न दिशा में नहीं होते, ये रिपल्सिव होंगे यदि या अट्रैक्टिव होंगे तो ये इसी रेखा में, इसी अनुदिश, ये इसकी दिशा में, ये इसकी दिशा में, और रिपल्सिव होंगे तो ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। मतलब इनका मान जो होगा वो ऐसे नहीं होगा कि किसी भी दिशा में रिपल्सिव हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन यहां पर आते हैं तो क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, 1 व 2 को मिलाने पर तो यह फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बटे r²। तो यह बराबर हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती हटा तो यहाँ एक नियतांक लगा K इंटू Q1 Q2 बटे r²। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट हो गया। आगे देखिए, यहां पर जो K है तो उसको क्या लिखेंगे कि K एक नियतांक है, K एक नियतांक है जिसका मान आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। आवेशों या बल, आवेश भी और ये बल भी, आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, और ये जो K है ये बीमाहीन नियतांक नहीं होता, इस K का बीमी सूत्र और मात्रक दोनों इस सूत्र के आधार पर निकलते हैं। कैसे? K बराबर हो जाएगा F गुणे r² बटे Q1 इंटू Q2। K का मान क्या निकल आएगा? F गुणे r², ये बटे में आ जाएगा Q1 Q2, तो K बराबर हो जाएगा F r² बटे Q1 Q2। F का मात्रक न्यूटन गुणे r² मीटर स्क्वायर और बट्टी कूलाम गुणे कूलाम बराबर कूलाम स्क्वायर। तो मात्रक क्या हो गया? न्यूटन क्रॉस मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका एक नियतांक हो गया। अब देखिएगा एसआई पद्धति में K का मान, एसआई पद्धति में वायुयान निर्वात में भी एसआई पद्धति में
के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन कहते हैं, एप्सिलॉन भी कहीं बच्चे कहते हैं, और एप्सिलॉन है उसका, क्या है, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन को एप्सिलॉन भी आप कह सकते हैं, इनटू ये होता है आपका के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। इनकी जब प्रायोगिक गणना अपन करते हैं तो इसका मान होता है 9 × 10⁹ 9। अभी मैंने आपको मात्रक बताया कि न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये मात्रक हो गया, ठीक है ना। जहां पर या जहां एप्सिलॉन जीरो को वायु या निर्वात की निरपेक्ष एब्सोल्यूट निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। और एसआई पद्धति में इसका मान क्या होता है? इसका मान इसके आधार पर निकाल सकते हैं। इसका मान 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन क्रॉस मीटर स्क्वायर होता है। आगे बताऊंगा कैसे होता है ये मात्रक आपका। चलिए तो इस मान को ले चल के कहां रख दें? एफ में। तब एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ बराबर हो जाएगा, पहले एफ उतार लेते हैं। एफ था हमारा के इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, तो बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और यहाँ मात्रक इसके क्या है? न्यूटन। ये हो गया, यही कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। क्या है ये? कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। मैंने आपको बताया था कि एप्सिलॉन जीरो का जो मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन का मीटर स्क्वायर, वो मैं बताऊंगा आपको। यदि इस एप्सिलॉन जीरो को इधर भेज दें तो ये एफ इसके बटे में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये तो नियतांक है 4 पाई, पाई का मान 3.14। ये एप्सिलॉन जीरो का मात्रक हो जाएगा इसका मात्रक गुणे इसका मात्रक बटे एफ का मात्रक गुणे आर स्क्वायर का मात्रक, तो ये हो गया कूलम गुणे कूलम बटे न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर, तो बराबर हो गया कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन क्रॉस मीटर स्क्वायर। ये रहा आपका कूलम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। और इसमें से ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाएंगे कि इनका मान क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सीजीएफ पद्धति में के बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब एफ बराबर क्या हो जाता है? एफ बराबर हो जाता है, के की जगह 1 रख देंगे, 1 गुणे Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, तो एफ बराबर हो गया Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर डाइन। ठीक है, ये आपका सीजीएफ पद्धति हो जाता है। अब यहां से हम एकांक आवेश की परिभाषा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एकांक आवेश की परिभाषा। तो देखिएगा, इतना पहले नोट कर लीजिए, आप वहां लिख दिए कूलम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। मैंने आपको प्रश्न में दिया था कि एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। यहां एक और बात हो सकती है। यहां क्या हो सकती है बात? अभी मैंने आपको बताया कि वायु या निर्वात में के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो होता है। कि वायु या निर्वात में, जब एसआई पद्धति में कैसे हो? वायु या निर्वात में यदि वहां माध्यम के परावैद्युतांक का कोई माध्यम हो, वायु या निर्वात ना हो, ठीक है, एयर एंड में वैक्यूम मीडियम ना हो, उसकी जगह क्या हो? के परावैद्युतांक का कोई माध्यम हो, तब वहां के जो विद्युतशीलता होगी वो एप्सिलॉन होगी, और एप्सिलॉन को हम लिखेंगे एप्सिलॉन जीरो के। एप्सिलॉन को क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन जीरो के। तब उसका जो एप्सिलॉन बराबर यहां लिख सकते हैं के परावैद्युतांक का माध्यम होने पर, के परावैद्युतांक का माध्यम होने पर एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन जीरो के। तब यह बराबर क्या हो जाता है? 1/4 पाई
एप्सिलॉन जीरो के रख जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये रहा आपका के परावैद्युतांक का माध्यम होने पर, ये के परावैद्युतांक के माध्यम पर कूलॉम के द्वितीय नंबर का नियम हो गया, और वो क्या था, वायवीय निर्वात में। चलिए अब आता है एकांक आवेश। एकांक आवेश में देखिएगा, एकांक आवेश में हमारे पास सूत्र क्या होता है, सूत्र अभी हमने निकाला, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, यदि F बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन ले लें, R बराबर 1 मीटर ले लें, Q1 बराबर Q2 बराबर Q ले लें, या एक कूलाम ले सकते हैं, Q की जगह हम एक कूलाम ले लें। ठीक है, एक कूलाम भी लिख सकते हैं, Q1 बराबर Q2 बराबर एक कूलाम। तो एफआई पद्धति में है, चूंकि न्यूटन लिए हैं, तो एफआई पद्धति में 1/4 एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ तब हो जाएगा हमारे पास, तब एफ की जगह क्या रखेंगे, 9 × 10⁹ बराबर 1/4 एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 की जगह Q, Q2 की जगह भी Q बटे आर, यानी 1 मीटर का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर। ये बराबर हो गया 9 × 10⁹ बराबर, इसका भी मान क्या रख देंगे, 9 × 10⁹, पीछे पढ़े हैं कि 1/4 एप्सिलॉन जीरो का मान 9 × 10⁹, और ये क्या हो गया, Q स्क्वायर बटे 1। ये और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, Q स्क्वायर, इधर 1 बचा तो Q स्क्वायर बराबर 1, Q बराबर ±1। ठीक है ना, प्लस माइनस क्यों आ गया, कि धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं। R बराबर 1 मीटर का मतलब कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। बल का मतलब कि दोनों में कितने का बल लग रहा है, 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लग रहा है। तो हम एकांक आवेश की परिभाषा क्या देंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये ऐसे चित्र बना था आपका, ये -Q1 था और ये प्लस का Q2 था। ये कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस, बस अंतर ये रहेगा कि ये प्लस प्लस रहेंगे तो प्रतिकर्षण बल हम लिखेंगे, माइनस प्लस रहेंगे तो आकर्षण बल लिखेंगे, और यदि हमको कुछ नहीं लिखना तो इतना बल लिख सकते हैं कि इतने बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की लिखने की जरूरत नहीं है, लगाते हैं। ठीक है ना, हमको फजाती लिखेंगे ही नहीं। तो हमने क्या लिखा कि Q1 बराबर Q2 बराबर Q था, मतलब दोनों समान परिमाण की थी। परिभाषा क्या बनती है, ध्यान से सुनिए, यदि समान परिमाण के दो आवेश, यदि समान परिमाण के दो आवेश वायवीय निर्वात में, कहां पर, एप्सिलॉन जीरो लिए हैं, कि परावैद्युतांक का माध्यम नहीं लिए, यहां पर एप्सिलॉन जीरो लिए हैं। यदि समान परिमाण के दो आवेश वायवीय निर्वात में 1 मीटर की दूरी में स्थित होने पर एक दूसरे पर 9 × 10⁹ न्यूटन का बल आरोपित करें, कितना का बल आरोपित करें, 9 × 10⁹ न्यूटन का बल आरोपित करें, तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। फिर से सुनिए, यदि समान परिमाण के दो आवेश वायवीय निर्वात में 1 मीटर की दूरी में स्थित होने पर एक दूसरे पर 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करें या बल आरोपित करें, तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। ठीक है, ये रही आपकी एकांक आवेश की परिभाषा। ठीक है, अब देखिए, आवेश का जो मात्रक होता है वो एफआई पद्धति में आवेश का मात्रक पीछे भी बता चुके हैं आपको, और यहां भी बता देते हैं कि आवेश का जो एफआई पद्धति में मात्रक होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है, एफआई पद्धति में कूलाम। तो हम यहाँ परिभाषा एक कूलाम की भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं कि एक कूलाम, इसी से एकांक आवेश के लिए एक कूलाम आवेश वह आवेश है जिसे समान परिमाण के दो आवेश 1 मीटर की दूरी में स्थित होने पर, 1 मीटर की दूरी में स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, एक कूलाम में आवेश वह आवेश है जो 1 मीटर की दूरी में स्थित होने पर एक दूसरे पर 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। चलिए, तो यहां से देखिएगा एफआई पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है।
आवेश का मात्रक कूलाम होता है। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्थैत कूलाम होता है। कौन सा कूलाम? स्थैत कूलाम होता है। और दोनों में रिलेशन क्या होता है? एफआई मात्रक में और सीजीएफ मात्रक में एक कूलाम बराबर 3 गुणे 10⁹ स्थैत कूलाम। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एक कूलाम बराबर कितने स्थैत कूलाम? तो एक कूलाम बराबर होता है 3 गुणे 10⁹ स्थैत कूलाम। ठीक है, तो ये आपका कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम हुआ। इसका पूरा टॉपिक खत्म हुआ। अब इसके बाद है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी एक आवेश पर, मान लीजिए यहाँ Q1 आवेश है और इसके चारों ओर या कहीं पर भी यहाँ पर जो आवेश हैं, Q2 है एक तरफ से Q3 है और एक तरफ से Q4, एक तरफ से Q5, इस तरह के Qn आवेश हैं। कितने आवेश हैं? Qn आवेश हैं। तो इस आवेश पर इन सभी आवेशों द्वारा लगने वाला जो कुल बल होगा वो प्रत्येक आवेश द्वारा, अलग अलग आवेश द्वारा आरोपित बल के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, यदि Q2 बल इस पर क्या लगा रहा हो? F21 लगा रहा हो। क्या लगा रहा हो? F21, यानी पहले आवेश पर दूसरे पर लगाने वाला बल, या F12 कुछ भी मान सकते हैं जो अपन लिखेंगे, या F1 मान लो, इसको F1, इसको F2, इसको F3, इसको F4, इसको Fn। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर उसके आसपास स्थित अन्य आवेशों द्वारा लगने वाला कुल बल प्रत्येक आवेश द्वारा लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यदि इन आवेशों द्वारा लगने वाला बल कुल बल F हो तो वेक्टर F बराबर होता है वेक्टर F1 धन वेक्टर F2 धन एंड सो ऑन धन वेक्टर Fn। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मुझे भूल गया था बताने को। एक आपको मैंने आवेशों का क्वांटीकरण पढ़ाया, आवेश संरक्षण का नियम पढ़ाया, तो उसी में एक आवेश की योज्यता है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज में क्या है कि यदि हम कई आवेशों को लेते हैं, मान लीजिए क्योंकि -2 कूलाम आवेश लिए, +2 कूलाम लिए, ठीक है ना, +4 कूलाम लिए, और इनको हमको जोड़ना है, ये बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कुल आवेश जो होता है वो इनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है कि ये आवेश चिन्ह के साथ जुड़ते हैं, यानी जब ये जुड़ेंगे तो -2 धन 2 धन 4 कूलाम बराबर हो गया, -2 + 2 नेग्लेक्ट हो गए, अपने पास 4 कूलाम। ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहलाता है, आवेश की योज्यता। कैसे आवेश जुड़ते हैं? बीजगणितीय योग के आधार पर जुड़ते हैं, यानी चिन्ह सहित जुड़ते हैं। और ये अध्यारोपण के सिद्धांत पे थे हम। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहलाता है? वेक्टर F बराबर F1 धन F2 धन Fn। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, मैं लिखाऊंगा भी, आज वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो